नाज़रीन, आज ईरान पर इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमले का 7वां दिन है। अब तक जो है ऐसा महसूस होता है कि जंग तूल खींचेगी, लेकिन जिस तरह से ईरान को जो है एक बहाना बनाकर हमला किया गया, उसकी जो है जिस तरह की मजम्मत होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुई है। ख़ास तौर से हमारी हुकूमत की तरफ से, मोदी हुकूमत की तरफ से इस हमले की ना मजम्मत हुई है, ना उनकी जो सुप्रीम लीडर को जो असैसिनेट किया गया उसकी मजम्मत हुई है। आप जानते हैं कि 2002 में अमेरिका के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक इस्तेलाह, एक फ्रेज जो है कॉइन किया था। वो ये था कि एक्सिस ऑफ एविल, जिसमें ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को शामिल किया गया था। इराक का तो 2003 की जंग में जो है बिल्कुल जो है ईंट से ईंट बजा दी थी अमेरिका ने। अब ईरान के साथ वही, यानी 20-22 साल के बाद वो ईरान के साथ यही करने जा रहा है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ट्रंप और जो नेतन्याहू है, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है, वो एक्सेस ऑफ एविल बने हुए। जिस तरह से इन लोगों को जो एक नाम दिया गया था, इन तीन ममालिक को एक्सेस ऑफ एविल का, वही कुछ इस तरह से। लेकिन जो कल जो वाकया पेश आया था श्रीलंका के करीब, जो ईरान का जो बहरी जहाज था जिसको डुबो दिया गया, जो इंडियन वाटर्स में था, उस पर जो है रद्दमल जिस तरह से हुकूमत का आना चाहिए था, एक डिस्प्लेजर जो है दर्ज करना चाहिए था, रजिस्टर करना चाहिए था। हालांकि इंडिया और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, एक माहदा है जिसे 21st सेंचुरी का जो है माहदा कहा जाता है। अब उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जनाब परवीन साहनी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और वो अपनी बेलाग और मुदल्लल राय के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं। जनाब परवीन साहनी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ भी उसी सवाल से करता हूँ जो मैंने आखिर में तारुफ के दौरान कहा, जो कल वाक़या हो उस पर आपने वीडियो भी बनाया कि ये ट्रस्ट जो है ख़त्म कर दिया है, कि एक मेहमान जहाज़ था, जिस तरह से उसके साथ जो हशर किया अमरीकी बहरिया ने। देखिए, वो जो जहाज था वो इंडिया आया हुआ था, वाइजैक में आया था। एक एक्साइज होती है हमारी मिलन और एक होता है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। तो वो हमारे गेस्ट थे जी। और जब वो जहाज यहाँ से वापस गया है तो वो अनआर्म्ड था और वो सेरेमोनियल ज्यादातर स्टाफ थे। जैसे कि सबको मालूम है कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने फिर ये कहा भी है कि हमने सोचा था कि जो हमारा जहाज है वो फ्रेंडली वाटर्स में है। तो कहने का मतलब ये है कि ईरानियंस जो हैं वो वाकई इससे काफी नाखुश हुए हैं, क्योंकि ये वाटर्स इंडिया के हैं। इंडिया को पता होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और जबकि हम जानते हैं और बहुत लोग जानते हैं कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था मिडिल ईस्ट में, उसके पहले ही जो जहाज थे उनके, अमेरिका के, जो 5th फ्लीट है अमेरिका की, वो यहाँ पर अरेबियन सी में आ गए थे और इंडियन ओशन में आ गए थे। तो वो इंडिया को तो मालूम ही था कि वो यहाँ पर हैं। अब वो हादसे के बारे में चलिए नहीं बताया अमेरिका ने, पर मेरे ख्याल में ये इतला को करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ का कहना ये है कि देखिए, ये लड़ाई जंग शुरू हुई है 28 को और 25 को हमारा यहाँ काम शुरू हो गया, तो ये लोग यहाँ से निकल गए। पर आपको ये तो मालूम था कि जंग से पहले ही उनका जो पूरा शिप्स वगैरह हैं वो हमारे एरिया में है, तो ये इतला करने में क्या हर्ज था। कहने का मतलब ये है कि हमने जो एक दोस्ताना वो होता था उसको शायद पूरी तरीके से नहीं निभाया है, और ईरान का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अब यह है, अभी तक जाहिर बात है स्ट्रेटेजिक जो है हमारा अमेरिका के साथ वो है, एक माहदा है, और कम से कम एटलीस्ट अमेरिका को इन्फॉर्म करना चाहिए था, और हमारी तरफ से अभी तक कोई एहतजाज दर्ज नहीं हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, अब हमें ये डिस्प्लेजर भी बताना चाहिए था कि ऐसा हादसा हुआ है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी भी हमेशा रही है कि ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और आप ये समझिएगा कि ईरान जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है ब्रिक्स का, और हम भी ब्रिक्स के अंदर हैं। इस साल ब्रिक्स की हमारी प्रेसिडेंसी भी है, हिंदुस्तान में है।
तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए था कि ईरान कोई आमताम मुल्क नहीं है। जी ईरान एक वो मुल्क है जो आज मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है, और इसीलिए वो इजराइल परेशान रहता है ईरान से, क्योंकि ईरान ही है जो झुकता नहीं है। ईरान, शायद कई लोगों को मालूम नहीं होगा कि कभी भी वहां पर कोई भी कॉलोनियल पावर आके उसको रूल नहीं किया है ईरान को। जी तो ये ईरान के लोग अलग हैं, और हमें भी इज्जत मेरे हिसाब से जो हमको करनी चाहिए थी हमने नहीं की है। हमारी फॉरेन पॉलिसी वैसी दिख नहीं रही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी का बिल्कुल साफ दिखता है टोटल झुकाव इजराइल के साथ है। जी तो वो मेरे ख्याल में उस पर हमारा नुकसान है, फायदा नहीं है, क्योंकि इजराइल की तरफ झुकाव तो ये जितनी ये छोटी छोटी है, ये जो भी गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज है वो अपना उनके साथ है। अब हम तो बहुत बड़ी ताकत है, तो हमें तो अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। एक हमारी हिस्ट्री है, एक हमारा कल्चर है, एक हमारा ताल्लुकात है ईरान के साथ। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अफसोसजनक बात है ये जो हुआ है, और हम इसमें बहुत कुछ कर सकते थे, इतला कर सकते थे, अपना डिस्प्लेजर दिखा सकते थे अमेरिका को, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, आप जानते हैं कि मोदी साहब ऐसे हालात में जो है इसराइल का दौरा करते हैं। अब वो क्या दौरे की क्या मौजूदियत थी वो एक अलग बहस है। वहां से आने के फौरन बाद जो है 48 घंटे के अंदर ईरान पर हमला होता है। वो वहां के सुप्रीम लीडर को जो है तो असैसिनेट कर दिया जाता है। एक लफ्ज भी हमारी हुकूमत की तरफ से नहीं निकलता है, कंडेमनेशन की कोई बात नहीं आती है। तो कल जाकर एक रस्मन जो है फॉर्मली जो है कंडोलेंस बुक में जो है एम्बेसी में जाकर हमारे एक अफसर जो है तो वहाँ पे ये करते हैं। तो ये पूरी सूरत हाल को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या बहुत ज्यादा अमेरिका और इसराइल का दबाव है? क्या मामला क्या है? नहीं, उनका दबाव नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान जितना बड़ा मुल्क है जी 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, ये कहना कि वो हमारे पे दबाव डाल सकते हैं जी वो गलत बात है। हमारा झुकाव है उनकी तरफ, अच्छा हम खुद ही झुक रहे हैं। अगर हम झुकने से इनकार कर दे वो कुछ क्या कर लेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जो उनके सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका जो ये किलिंग हुई है, उनको मारा गया है, ये एक बहुत बड़ी इवेंट है जो मैं समझता हूँ कि पूरी मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसी है, जियो पॉलिटिक्स है, उसको बदल देगी। ये इतना बड़ी चीज हुई है जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट दुनिया पे भी पड़ेगा। और इतनी बड़ी अगर चीज होती है उसका आप देखिए असर क्या हुआ है दुनिया के ऊपर। ये शिया की बात नहीं है, ये मुस्लिम कम्युनिटी की बात है, ये रिस्पेक्ट देने की बात है एक मजहब को। तो वो हमें मैं समझता हूँ कि अभी तक भी जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर कोई बात नहीं करी है, इसका जिक्र ही नहीं किया है। अभी जैसे आप बता रहे हैं, छठे दिन जो है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां जाते हैं और वहां कंडोलेंस बुक को साइन कर दिया, तो ये तो फिर खाना पूरी वाली बात हो गई ना। आपने जो आपके अपने मुल्क में आप देखिएगा, कश्मीर से लेके और हैदराबाद और लखनऊ, हर जगह वहां लोग जो हैं बाहर आ गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो हमें इस बात को तो समझना चाहिए था, कम से कम नहीं समझे। अच्छा, अब जो हमारी सॉवरेनिटी की बात है, खुद मुख्तारी की बात है, अमेरिका से अपील की जा रही है कि हमको तेल खरीदने की इजाजत दी जाए रूस से, तो आर्जी तौर पर वो 30 दिन की इजाजत देता है। तो ये क्या है? हाँ, हमारी डिग्निटी और सॉवरेनिटी। तो मैं जैसे आपसे जिक्र कर रहा था, हम एक जो बोलते रहते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, वो कहाँ इंडिपेंडेंट है? साफ दिख तो रही है, सभी को दिख रही है। अब जो नहीं देखना चाहते वो कभी नहीं देखेंगे। मेरे को एक बात समझे नहीं आती, जो मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रहा था कि हिंदुस्तान की नॉन अलाइंड पॉलिसी थी। हमारे पास आज अलग रास्ते हैं, इज्जत के साथ खड़े होके सीधे, अगर हम जो है ब्रिक्स के मेंबर हैं, हम ब्रिक्स को मजबूत करें। अगर ब्रिक्स मजबूत होता है तो अमेरिका हमारे पास आएगा, क्योंकि मार्केट तो हमारे पास है। और यहाँ पे वो हमें धमकाता रहता है कि आप तेल जो है वो 30 दिन की हम आपको परमिशन दे रहे हैं। अभी उनका एक और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है क्रिस्टोफर, वो दिल्ली में आके, ये रायसीना डायलॉग हो रहा है दिल्ली में, वहां पे बोल रहे हैं कि जो है हमारी पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, और जहां तक हमारी पॉलिसी का ताल्लुक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है ट्रेड डील इंडिया के साथ। हमारी सारी जो है
फॉरेन पॉलिसी इंडिया के साथ वो आगे चलेगी, वो कह रहे हैं, अगर ये ट्रेड डील ठीक तरह होगी। तो ये अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो इसमें पार्टनरशिप कहाँ है? बात आप करते हैं कि हम पार्टनर हैं, आप कहाँ के पार्टनर हैं भाई? आप तो ट्रीट कर रहे हैं इतने बड़े मुल्क को, इतनी पॉपुलेशन है, मार्केट है, समझदार लोग हैं, यहाँ लोग बेवकूफ नहीं है जी। और हमारे यहाँ बहुत काबिलियत भी है जी। उसको इस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं। और ये भी नहीं है कि वो एक दुनिया की सबसे बड़ी या अकेली ताकत है। दुनिया बदल गई है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, हमारे पास रास्ते हैं, हम क्यों नहीं उस तरफ सोच रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। अब मैं आता हूँ ईरान जंग की तरफ आता हूँ। जिस तरह से बहाना बना के, जैसा इराक पर बहाना बनाया गया था कि वहां पर मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स है, हथियार हैं खतरनाक, और इराक की ईंट से ईंट बजा दी गई। अब ईरान के ऊपर जौहरी हवाले से जो तो हमला किया गया। तो आपके ख्याल में क्या ईरान में उतनी सलाहियत है, सकत है, पोटेंशियल है कि वो जंग को तूल दे सकता है और उनके आगे सरेंडर नहीं करेगा? देखिए, सरेंडर जो वर्ड है वो ईरान के लिए इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए जी। ईरान का पूरा इतिहास ही ऐसा है, जी। सरेंडर नाम की कोई चीज नहीं है। जी। जहां तक जीतने और हारने की सवाल है, जी। वो मैंने दूसरे दिन जंग में ही कह दिया था। जी। मैंने एक वीडियो किया था कि ईरान नहीं हार सकता है। और अब मैं तो आगे और बोलने को तैयार हूं कि जो हमें दिख रहा है, जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है, वो कैसे लड़ाई करेंगे, असले की कमी है, वो रोज नई नई स्कीम सोच रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लड़ाई लड़नी कैसी है। देखिए, जो ईरान है एक समझदार मुल्क है, वो बहुत मुद्दत से इस लड़ाई की तैयारी कर रहा था और उनके फॉरेन मिनिस्टर अब कह भी रहे हैं कि हम चाहते थे कि शांति हो, पर हम लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, अमेरिका बता रहा है कि वो ईरान हमें बार बार कह रहा है कि हमसे बात करिए, तो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ईरान के बोल रहे हैं कि हमने तो कोई उनको कहा ही नहीं ऐसा कुछ कि बात करें। तो ईरान इस समय बातचीत करने के मूड में नहीं है। ईरान कह रहा है अगर आपको लड़ना ही है तो आप लड़ लीजिए। जैसे मैं आपसे कह रहा था, ये लड़ाई आम ताम लड़ाई नहीं है, इससे पूरा नक्शा मिडिल ईस्ट का बदल जाएगा। अब मुझे कोई शक नहीं है, 7 दिन हो गए हैं जी। जैसे मुझे दूसरे दिन शक भी, पहले दिन ही मुझे शक नहीं था देखकर कि ईरान कब को ये हरा सकते हैं कभी। अब तो मुझे ये भी शक नहीं है बिल्कुल कि पूरा नक्शा जो है मिडिल ईस्ट का बदल जाएगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो आप कि क्या दलाइल, क्या आर्गुमेंट्स है, क्या ग्राउंड जो है? देखिए, ग्राउंड, उसके ग्राउंड बड़े सिंपल हैं कि जैसे ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, अब इनके जो मेंबर है, अभी एक खबर आई है कि जो कतर है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है और एक और मुल्क है बहरीन है, या एक और नहीं, बहरीन नहीं, कोई दूसरा और मुल्क है, कुवैत। ये चारों जो मुल्क है, अब वो सोच रहे हैं कि हम जो है ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास, हम क्यों करें वहां पर अमेरिका में। फिर वो साथ में क्या है, अब ये सारे जो मुल्क हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, सऊदीज ने खुलेआम बोल दिया है कि साहब आप हमारी तो, आपकी बेसिस हमने रखी हुई है, आप हमारी हिफाजत नहीं करते, यहाँ पे बमबारी हो रही है और जो आपकी मिसाइल्स हैं, जो डिफेंसिव मिसाइल्स हैं, वो आप इजराइल को भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब एक सोच आएगी जब ये लड़ाई बंद होगी, ये छोटी छोटे जितने भी मुल्क हैं कि हमारी हिफाजत अमेरिका नहीं कर सकता। जो अमेरिका की जो बड़ी बड़ी मिलिट्री बेसेस है, तो वो हिफाजत के लिए नहीं है, वो उनकी कमजोरी बन गई है। जैसे मैं आपसे कह रहा था, उनकी जो 5th फ्लीट है, तो उसको उन्होंने वहां से पहले ही हटा दिया था, वो वहां है ही नहीं, वो बहरीन के अंदर। और अब बहरीन में जैसे हमने देखा, वहां हमले हो रहे हैं और बहरीन के जो लोग हैं वो उनको अच्छा लग रहा है कि हमारी जमीन पे हो रहा है हमला, क्योंकि वो नाराज है, सुप्रीम लीडर को आप लोगों ने मार दिया। तो कहने का मतलब ये है, अमेरिका को इस समय कुछ पता नहीं है लड़ाई का, और ना उनकी मेरे हिसाब से कोई तैयारी थी। मगर वो जिस तरह के उनके वहां से बयानात आ रहे हैं अमेरिकन लीडरशिप की तरफ से, मुख्तलिफ जो उनके हैं, वजीर दिफा है, वजीर खारजा है, हम जो है ईरान को नाबूद कर देंगे। ना, उनके कहने से क्या होता है? हाँ। उनके कहने से क्या होता है? अरे भाई, जो जंगी मैदान है वहां दिखना चाहिए, वहां नहीं दिख रहा है।
जो मुझे दिख रहा है जंगी मैदान में, मुझे किसी तरीके से भी नहीं दिख रहा है कि ईरान हारेगा जी। और मुझे किसी तरीके से नहीं दिख रहा है कि कैसे अमेरिका जीत जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जंग क्या लंबी चलेगी, क्या होगा। तो उससे जितनी जंग चलती रहेगी जी। उतना जो है लोग सोच रहे हैं मिडिल ईस्ट में पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी। ये हिंदुस्तान में सोच रहा है, हिंदुस्तान नहीं सोच रहा है। हिंदुस्तान में अभी भी जो हमारी सरकार है वो वही है कि अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, अमेरिका ताकत है पर सबसे बड़ी ताकत नहीं है। ये आपको बात समझनी है जो हम नहीं समझने को तैयार है। अच्छा, आप ये बयान बार बार आ रहा था कि वॉशिंगटन पोस्ट में छपा, जब प्रिंस जो है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है, वो बार बार फोन कर रहे थे कि ईरान पे हमला करो, यही अपॉर्चुन मौका है। इसमें कहाँ तक आपके ख्याल से सदाकत हो सकती है? क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से तो कुछ इस तरह का बयान आया नहीं है, उन्होंने इसकी तरदीद की देखिए, है। मैं देखिए वहां से अमेरिका इजराइल से जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के ना लिए। ना 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 मैं आपको बताता हूँ कि हम्म। बहुत ज्यादा वहां से गलत फेक न्यूज आ रही है अमेरिका और इजराइल से। जी। देखिए, सऊदीज जो है जी। वो चाहते हैं कि हमारी, उनका एक विजन है 2030 जी। तो वो उसके हिसाब से वो अपनी तरक्की करना चाहते हैं। जी। पर वो जंग नहीं चाहते ईरान के साथ, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जी। और उसका सबूत ये है कि ईरान और सऊदीज के लीडर बीजिंग में गए थे और वहां उनकी बातचीत हुई थी। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, हमें अपने विजन पे चलना है, पर हम जंग नहीं चाहते हैं ईरान के साथ। और अब वो ये सोच रहे हैं कि क्या हमको अपनी हिफाजत और तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका हमारी हिफाजत नहीं कर सकता है। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि जब इस तरीके से मुल्क सोचने लगेंगे तो सिक्योरिटी वाइज, इन्वेस्टमेंट वाइज सब कुछ बदल जाएगा। तो पूरा नक्शा, जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी मिडिल ईस्ट की। और जो जितनी भी यहाँ पे मुल्क हैं सबको पता चल रहा है कि रशिया और चाइना एकदम ईरान के पीछे खड़े हैं, जो बात मैं पहले दिन से कह रहा था कि वो दोनों जो मुल्क हैं और वो बड़ी ताकतें हैं दोनों, वो ईरान को कह रहे नहीं गिरने देंगे। और ईरान तो वैसे ही नहीं गिरेगा, वो तैयारी करके बैठा है। तो मुझे मालूम नहीं है ये ट्रंप साहब को किसने सलाह दी है, उनके सलाहकार कौन है, तो पर अजीब सी सलाह है। तो इसमें तो मुझे उन्हीं का नुकसान होता हुआ दिख रहा है और तो कुछ दिख नहीं रहा। और बाकी जो यहाँ पे लोग मर रहे हैं वो तो दूसरी बात है ही है। बच्चों को, लड़कियों को अरे वो क्या मतलब होता है, वो ऐसे थोड़ा ना किया जाता है। सो कहना कि हम क्या बताएं, बहुत अफसोस होता है इन सब चीजों को देख के। अच्छा, आप समझते हैं, क्या आप समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के जो फेवरेबल नताज नहीं मिले, उसके नतीजे में ये मोदी हुकूमत का जो रवैया है वो इसराइल की तरफ जो गया है, ये जो विजिट भी की उन्होंने, सेकंड विजिट जो किया वो वहाँ पे जाके जिस तरह की तकरीर की, वहाँ की कांग्रेस में जो है, पार्लियामेंट में जो तकरीर की, उसको किस तरह से आप? नहीं, मैं इसको सिंदूर से नहीं देखता। हाँ। सिंदूर का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ। मैं इसको इंडिपेंडेंटली देखता हूँ। शुरू से ही जो मोदी सरकार आई है उनका, देखिए हमने रिश्ते 1993 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे इजराइल के साथ। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं था टाइम्स ऑफ इंडिया में उस समय, और मैंने ये स्टोरी ब्रेक करी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो रहे हैं। पर सवाल ये है कि हमें बैलेंस करके चलना है मिडिल ईस्ट में। हमारी जो पॉलिसी है वो सही थी कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, वो हमारी है। और ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है। देखिए, हमारे रिश्ते ईरान के साथ, मैं तो यहाँ तक इसको कंपेयर कर दूंगा जैसे कि हमारे रिश्ते रशिया के साथ है। हमें कभी ईरान ने परेशान नहीं किया। क्या परेशानी दी है हमें? तो ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है, रीजनल ताकत है, जैसे कि रशिया जो है ग्रेट पावर है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे दोस्त कौन है, कौन हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। तो वो नहीं देखा गया है। तो कहने का मतलब ये, जो आपका सवाल था उसका सिंदूर से कोई हिसाब लेना देना नहीं है। ये झुकाव शुरू से ही रहा है। मेरे ख्याल में शायद वो आइडियोलॉजी है, वो मिलती है काफी।
Zionism से हाँ जो है। वो उनकी जो सोच है हमारी जो सोच है उसमें भी शायद हो सकता है कुछ उसका वो हो तालमेल। और देखिए फिर एक बात और भी है कि जो इजराइल है वो जुड़ा हुआ है अमेरिका के साथ, जी। तो उससे भी फर्क पड़ता है क्योंकि हम चाहते हैं हमारे रिश्ते अमेरिका से भी बेहतर हो, तो हम चाहते हैं हमारे रिश्ते जो है इजराइल के साथ भी बहुत गहरे हो। तो ये सब बातें हैं, मेरे ख्याल में सिंदूर का नहीं लेना देना इससे। अच्छा, तो आप ये कहते हैं बार बार कि इसराइल कुछ भी नहीं है, अमेरिका की वजह से सब कुछ है। इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? नहीं, आप देख लीजिए ना नतीजा क्या हो रहा है लड़ाई के अंदर। अभी इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल ने पिछले साल जून 2025 में 12 दिन की लड़ाई लड़ी थी। जी। तो उसके बाद उनको देखिए, छोटा सा मुल्क है, 9 मिलियन लोग हैं जी। अब कहाँ ईरान जो तैयारी कर, देखिए ये फिर वो उसको ले आए लास्ट ईयर। वो जो 12 दिन की लड़ाई थी वो बंद किसने करवाई? अमेरिका ने कराई। वो जो इन्होंने ये ड्रामेबाजी करी थी और एक हमने ये इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ा दी है, अब कह रहे हैं नहीं उड़ाई है, वो न्यूक्लियरिटी बंद कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आता है ट्रम्प साहब रोज क्या बोलते रहते हैं, पर खैर वो दूसरी बात है, उसको छोड़िए आप। कहने का मतलब ये है कि इजराइल का जो लेवल है वो वही है जैसे कि वो साउथ लेबनान में लड़ लिया, हिजबुल्ला से लड़ लिया, वो ईरान, हाँ वो ईरान से नहीं जीत सकते जो है जंग, इसीलिए वो अमेरिका को जंग में लाना चाहते थे। अब जंग जो है वो हो गई है अमेरिका और ईरान के बीच में, इनका साइड शो है। ये अपना साउथ लेबनान में हिजबुल्ला के साथ लगे हुए हैं, ये इनका ये है रूल। तो हमने एक मिलिट्री कैपेबिलिटी भी ईरान की हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ा दिया है नहीं उतनी। जी। तो बहुत ज्यादा हमारे जो रिटायर्ड जर्नल है वो तो बड़ी तारीफ में लगे रहते हैं। कल ही एक और नाम नहीं लूंगा, एक चैनल पर बोल रहे थे कि वो हमको बहुत टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, डिफेंस मटेरियल प्रोवाइड करता है, हमारा वो सच्चा दोस्त है, उसकी प्रेज में लगे हुए थे। तो ये मिलिट्री जनरल जो है आप जो कह रहे हैं कि भाई उसकी बहुत ज्यादा यानी एक हवा खड़ा किया हुआ है। देखिए उनकी भी बात सही है। हाँ, उनकी बात ऐसे सही है कि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। जी। क्या है हमारे पास? अब इसमें कोई शक नहीं है, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो इजराइल ने हमारी मदद करी। कहने का मतलब ये है इजराइल के पास जो सामान है इजराइल वो बेचने को तैयार है। अच्छा। अगर हमारे पास इससे बेहतर होता तो हम उससे नहीं खरीदते, हमारे पास वो नहीं है तभी वो हम उससे खरीद रहे हैं। कहने का मतलब ये है। तो इजराइल का जो हमने हवा बना रखा है कि वो ईरान से लड़ सकता है, वो नहीं लड़ सकता है। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान को वो जो उसके पास तकनीकी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, वो हमारे फायदे की है क्योंकि हमारे पास नहीं है। अभी हमारे जो ड्रोन्स बनते हैं पता चलता है, अभी देखिए वो एआई समिट हुई थी, वहां पर एक पता चला कि वो जो एक ड्रोन है वो चीनी ड्रोन ले आए। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तानी, बहुत हंसी की बात, देखिए ये इसमें अफसोस की बात है। सही बात। अफसोस इस बात का है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास काबिलियत नहीं। मैं आपको एक और बात बताऊं आपके दर्शकों के लिए, ये अभी चाइना के अंदर जो है उनकी वो सोच हो रही है, उसको 2 सेशंस बोलते हैं, जिसमें उनका 15th 5-year प्लान बन रहा है। तो उसमें उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ क्या तय किया है। उन्होंने ये तय किया है कि अब हम 10% अपना जीडीपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएंगे। आपको साफ पैसा लगाना पड़ता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप इजराइल से लाएंगे, तो आप चाइना से लाएंगे, और क्या करेंगे आप? वही हो रहा है। तो ये अफसोसजनक बात है। इसलिए ये एक सरकार को एक पॉलिसी बनानी है। मतलब क्या कारण है कि हमें इजराइल से लेनी पड़ रही है टेक्नोलॉजी? इजराइल को हमारे पास आना चाहिए टेक्नोलॉजी लेने के लिए, ये होना चाहिए। क्या चाइना को जरूरत है इजराइल की टेक्नोलॉजी की? नहीं। तो ये बात होती है, जब आपके पास चीज नहीं है तो वो जनरल ठीक बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी है कि हमको हमारी वो मदद करते हो, मदद करते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। अब ये जो है इंडिया ने तो मजम्मत नहीं की अभी तक, वो नहीं किया है, और जो है मामला जो है तूल पकड़ रहा है।
इसके हमारे फॉरेन पॉलिसी पर क्या रेमिफिकेशन हो सकते वो हैं? तो दिख गया। विश्व गुरु बनना चाहते हैं। ना ना ना, वो आप छोड़िए ना उस बात को, देखिए वो साफ दिख रहा है। जी जो अभी तक बात हो रही थी कि हमारी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है, जी तो वो तो इस लड़ाई में साफ दिख गया है जी कि वो नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी का टोटल झुकाव जो है वो अमेरिका की तरफ है, वो तो पूरा दिख गया है सबको। तो इसमें शक क्या आ रहा है? जो चीज अभी तक एक छुपी हुई थी जी। वो सामने आ गई। बस आखिरी सवाल मेरा ये है, इस जंग का नतीजा क्या होगा? क्योंकि ईरान जो है हमले कर रहा है वो सिर्फ मिसाइल के थ्रू कर रहा है, उनके फाइटर जेट कोई जाकर वो नहीं कर रहा है, अटैक नहीं कर देखिए रहा है। जनाब, तो इस जंग हाँ, के 3 नतीजे होंगे। हाँ, पहला, ईरान नहीं हारेगा ये जंग। दूसरा, अमेरिका ये जंग नहीं जीतेगा। जी तीसरा, जो जियो पॉलिटिक्स है मिडिल ईस्ट की और पूरे दुनिया की, जी वो बदल जाएगी। ये 3 है। तो क्योंकि मैं इसका रीजन क्या मैं ये बोल रहा हूँ, जी वो ये है कि आज 7वां दिन है लड़ाई का, जी और ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है जी कि ईरान के पास कोई असले की कमी है या मोराल की कमी है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो ईरान लड़ेगा। जी जितने जैसे जैसे ईरान लड़ता रहेगा, जो 3 बातें मैंने आपको बताई वो और होती रहेंगी। तो ये रिजीम चेंज की जो बात बार बार आ वो रही तो है कि छोड़िए ना, वो तो ये, कोई माना ही नहीं रखती। अरे साहब, ईरान जैसी मुल्क के अंदर ये थोड़ा है वो वेनेजुएला है, आपने वहां से पकड़ा हाँ मुडुरो को। जी क्या आप बात कर रहे हैं आप? जी ईरान में तो कोई भी इंसान जिसको समझ है ईरान की, वो इनको बता देगा जी अमेरिकन को कि साहब आप सोच क्या रहे हैं। जी। पर चलिए, उन्होंने अब कर दी बहुत बड़ी गलती। तो उसको चलिए, गलती का जो है तो नतीजा भुगतना पड़ेगा अमेरिका को। अमेरिका को नहीं, दुनिया को भुगतना दुनिया को। पड़ेगा भाई। जी हाँ। जी जी। बहुत शुक्रिया साहनी साहब। ये थे जनाब साहनी साहब, जो वन एंड ओनली दिफाई तज्ज़िया निगार हैं हमारे इंडिया के, हमारे मुल्क के। हमारे लिए बाइस एजाज़ है कि वो अपनी बेलाग राय रखते हैं और बात अपनी जो है पूरी दलाइल के साथ कहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि 3 बातें ख़ास तौर से कही कि ये ईरान जंग नहीं हारेगा, एक नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका जंग जीत नहीं सकता, जैसा कि उसने इराक को तबाह किया तो यहाँ पर वो हो सकता है, लेकिन वो हारेगा नहीं, वो जीतेगा नहीं। नंबर 3 जो है, पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील हो जाएगा, खास तौर से मिडल ईस्ट का, जहाँ पर जिस तरह की जो खलीज की जो रियासतें हैं, तेल से मालामाल रियासतें हैं, उनका नक्शा भी तब्दील हो सकता है। तो ये, और दूसरी बात ये है कि ये भारत की जो हमारी पॉलिसी रही, खारिजा पॉलिसी रही, वो पूरी तरह से अब एक्सपोज हो चुकी है कि ये जो है एक खाने में जाके, एक पल्ले में जाके चली गई है। ये इनके तज्जिए के दौरान ये बात सामने आई। तो ये इस हवाले से बड़े जो है तो वो है, अपनी बात में वो कायम है कि ईरान जो है जंग नहीं हार सकता है। ईरान के पास पूरा के पूरा वो जो जंग का मुकाबला करने के लिए न सिर्फ असला है, बल्कि वो हौसला भी है और हिम्मत भी है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।